बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी असिस्टेंट क्लब पेपर मोरखा 5 अप्रैल 2026 को होने वाला इवनिंग का पेपर आज हल करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 वाज हेल्ड इन। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 30 वो कहाँ पे हेल्ड होती है, मुनक़िद होती है, वो ब्राज़ील में मुनक़िद होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के हवाले से है। कॉन्फ्रेंस है क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से है। और इसका जो कॉन्फ्रेंस है इसमें जो कुल मेंबर कंट्रीज की तादाद कितनी है, वो कुल मेंबर कंट्रीज की तादाद 198 है। मेंबर्स कितने हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा 198 मेंबर्स हैं। और फिर अभी जो रिसेंटली हुआ है 2025 में हुआ था वो COP 30 था। और जो अपकमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 31 होने वाली है वो कहाँ पे होगी, वो तुर्की में होगी, याद रखिएगा जी। सो COP 31 जो है COP 31 इट विल बी हेल्ड इन तुर्की। ये तुर्की में होगी और कब होगी, नवंबर 2026 में होगी। अमूमन जो COP का इजलास होता है, जो मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हर साल तकरीबन नवंबर के महीने में ही होती हैं, लेकिन बहुत वक्त लेट भी हो जाती है दिसंबर, बट यूजुअली जो उसका टाइम फ्रेम है वो नवंबर में ही होता है। और अगर ये देखा जाए कि COP की हिस्ट्री के हवाले से, तो उस वक्त जब 1992 में अर्थ समिट या रियो समिट एग्रीमेंट हो रहा होता है, अर्थ समिट या रियो एग्रीमेंट और रियो एग्रीमेंट साइंटिफिक बेस पे क्लाइमेट प्रोटेक्शन के हवाले से जो इजलास हो रहे होते हैं 1992 में, उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन्होंने ये कहा था कि भाई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के हवाले से भी जो कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। सो COP जो है जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के हवाले से सबसे पहले का तारीख के हवाले से देखा जाए तो ये कब होती है, ये 1995 में होती है। इसकी जो फर्स्ट COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट, और ये देखा जाए कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट कहां पे हेल्ड होती है, ये याद रखिएगा बर्लिन जर्मनी में होती है जी। बर्लिन जर्मनी 1995 में 1995 में बर्लिन जर्मनी में पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मुनक़िद की जाती है। और अभी तक रिसेंटली कितनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड हो चुकी हैं, वो 30 हेल्ड हो चुकी हैं। और जिसमें से अपकमिंग जो COP 31 है वो कहाँ पर मुनक़िद की जाएगी, वो तुर्की में मुनक़िद की जाएगी। और अगर इसकी हिस्ट्री के हवाले से देखा जाए तो इसका जो पहला इजलास है वो कहाँ पे होता है, वो फर्स्ट COP कॉन्फ्रेंस वो जर्मनी बर्लिन 1995 में होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है दैट इज जवेलियन थ्रो वेट फॉर द मेल इज। मेल के लिए जो जवेलियन थ्रो होता है वो कितना उसका वेट होता है, उसका वेट 800 ग्राम होता है, बट ये मेल के लिए है। और वुमेन फीमेल के लिए कितना होता है, वो 600 ग्राम होता है, याद रखिएगा। वुमेन के लिए कितना होता है, वो 600 ग्राम होता है। और फिर ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है कि अरशद नदीम ने जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कैम किया था, गोल्ड मेडल हासिल किया था, वो उसकी थ्रो की लेंथ कितनी थी, वो 92.97 मीटर थी। 92.97 मीटर्स का उन्होंने थ्रो फेंका था। और फिर ये सबसे अहम सवाल है कि समर और विंटर ओलंपिक्स, उन्होंने समर ओलंपिक्स 2024 में ये कारनामा सर अंजाम दिया था। तो कौन सी वो गेम्स थी, समर ओलंपिक्स 2024 थी, जिन्हें के उस वक्त अरशद नदीम ने ये अजीम कारनामा सर अंजाम दिया था। और फिर वेट के हवाले से ये भी सबसे अहम सवाल है कि जो एक क्रिकेट बॉल होती है उसका वेट कितना होता है, 155.5 से तकरीबन 163 ग्राम होता है। जो एक क्रिकेट बॉल होती है अमूमन, क्रिकेट बॉल, और क्रिकेट बॉल चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो T20 फॉर्मेट में हो, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट में हो, चाहे ODI फॉर्मेट में हो, वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में हो, तीनों फॉर्मेट में जो क्रिकेट बॉल का
एवरेज जो है वेट कितना होना चाहिए, वो 115 ग्राम से तकरीबन 163 ग्राम क्रिकेट बॉल का जो है एवरेज इतना एटलीस्ट वेट होना चाहिए। और फिर क्रिकेट पिच की लेंथ कितनी होती है, याद रखिएगा क्रिकेट पिच की जो लेंथ होती है 22 यार्ड या 66 फुट होती है, 22 यार्ड्स या 66 फीट होती है द लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच। एक जो क्रिकेट पिच होती है उसकी जो लेंथ होती है तकरीबन 22 यार्ड या वो 66 फीट के बराबर होती है। और फिर इसकी चौड़ाई कितनी होती है, वो 10 फीट के बराबर होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, वो कितनी होती है, वो 10 फीट तकरीबन इतनी फीट जो है वो होती है। तो एवरेज स्टैंडर्ड्स के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि क्रिकेट बॉल जो है उसका एवरेज जो वेट होता है वो कितना होता है। तो उसका एवरेज वेट तकरीबन 5.5 से तकरीबन 163 ग्राम होता है क्रिकेट बॉल का वेट, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की हो, चाहे टेस्ट की हो, चाहे वो ओडीआई की हो या चाहे वो T20 की हो। और फिर क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी एवरेज जो लंबाई होती है वो 22 यार्ड या 66 फीट होती है। और चौड़ाई विड्थ कितनी होती है, वो 10 फीट होती है। और जो जवेलियन थ्रो मेल के लिए होता है उसका वेट कितना होना चाहिए, 800 ग्राम होना चाहिए। वुमेन के लिए कितना होना चाहिए, वो 600 ग्राम होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के हवाले से, वेट के हवाले से क्वेश्चन से जो यहाँ मैंने डिस्कस कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू इज अ चेयरमैन ऑफ, जो वो SECP के मेंबर थे, जो कि एक्सपोर्ट्स के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की। तो उसके कौन से थे, ये चेयरमैन थे डॉक्टर कबीर अहमद, उनके चेयरमैन थे। उसके माने कि ह्यूमन राइट्स डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके माने कि जो बाइडन एंड कमाला हैरिस पर डिक्लेयर पर्सन्स ऑफ द ईयर 2026 बाय विच मैगजीन, किस मैगजीन ने उनको अनाउंस किया था कि ये पर्सनैलिटीज हैं, तो वो टाइम मैगजीन ने अनाउंसमेंट की थी। उसके बाद है कि फंक्शन ऑफ द पेरिस्टाल्सिस इन द ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन बॉडी में जो पेरिस्टाल्सिस होता है बेसिकली डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। और पेरिस्टाल्सिस होता क्या है, बेसिकली जो एलिमेंट्री कैनाल है, खुराक की नाली जिसे कहते हैं, उसमें कंटिन्यूस कंट्रैक्शन होती है। उस कंट्रैक्शन की वजह से खुराक को पुश डाउन किया जाता है, उस अमल को नाम दिया जाता है पेरिस्टाल्सिस। और बाज़ का यही पेरिस्टाल्सिस रिवर्स अमल भी होता है। तो वो रिवर्स अमल के दौरान क्या होती है, खुराक जो है वो खुराक की नाली से बाहर निकल आती है। सो एंटी पेरिस्टाल्सिस को वोमिटिंग का नाम भी देते हैं। रिवर्स ऑफ पेरिस्टाल्सिस, रिवर्स ऑफ पेरिस्टाल्सिस उसे क्या कहा जाता है, उसे एंटी पेरिस्टाल्सिस भी कहते हैं, एंटी पेरिस्टाल्सिस, या इसे वोमिटिंग भी कहा जाता है, इसे वोमिटिंग भी कहा जाता है। और फिर मैक्सिमम डाइजेशन कहां पे होती है, याद रखिएगा, ये भी साइंस के वाले से एक दो सवाल पूछा हुआ था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन वहां पे हो रही होती है। तो ये साइंस के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नील रिवर पासेस थ्रू हाउ मैनी कंट्रीज, दरिया नील जो कि दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, वो किन किन ममालिक से गुजरता है, टोटल 11 ममालिक से गुजरता है। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है, दरिया सिंध, उसको नील ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। उसके माने कि नेम डेजर्ट लाइज इन विच कंट्री, ये नामीबिया, अंगोला और साउथ अफ्रीका के दरमियान लाई करता है जी। उसके माने कि ATP 5001 बाई विच पाकिस्तानी 2017 बार्सिलोना स्पेन, वो किसने दिया था, एसामुल हक कुरैशी ने ये टाइटल जीता था। उसके माने कि बिरोही पीपल लिव इन द नॉर्थ ऑफ, नन ऑफ दीज सही ऑप्शन था, बेसिकली कलात में रहते हैं। उसके बाद है कि द कम्युनिकेशन सोर्स यूज्ड बाय द शमशाल वैली, बेसिकली जो है SCO है, जो कि कम्युनिकेशन चैनल इस्तेमाल किया जाता है, कि स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल की जाती है। तो उसका सही जवाब SCO है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज योगा इनिशिएट फ्रॉम, कहां से, ये एंशियंट इंडिया जो
बहुत ही पुरानी तहजीब है इंडिया के हवाले से, तो वहाँ पर उन्होंने योगा इंट्रोड्यूस कराया था, मुराकबे के हवाले से भी और एक्सरसाइज के हवाले से भी एंशिएंट इंडिया में ये इंट्रोड्यूस कराया गया था। उसके बाद है कि मेडिवल एरा स्टार्टेड इन, कब से स्टार्ट होता है, ये 471 AD से स्टार्ट होता है। उसके बाद है कि हु वाज द लास्ट जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एट द टाइम ऑफ एबॉलिशन ऑफ दिस डेजिग्नेशन, जब इस ओहदे को ख़त्म किया गया था उस वक्त कौन सा था, उस वक्त साहिर शमशाद मिर्जा उसके थे। उसके बाद हु गेव द बेसिक डेमोक्रेसी, जो बेसिक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट किसने दिया था, वो जनरल अयूब ने दिया था, जो कि पहले फील्ड मार्शल भी हैं। तो अयूब खान ने ये बेसिक डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है उसका कंसेप्ट अयूब खान ने दिया था, याद रखिएगा। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज नॉर्थ कोरिया, कंबोडिया एंड ईस्ट जर्मनी वर रिकॉग्नाइज्ड इन द एरा ऑफ, किसके एरा में रिकॉग्नाइज किया गया था, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में रिकॉग्नाइज किया गया था। और जुल्फकार अली भुट्टो साहब का एरा ही था जब पाकिस्तान का तीसरा आइन, मतलब 1973 का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पेश किया जाता है। तो उस हवाले से भी ये अहम सवालात हैं। और फिर ये सबसे अहम सवाल है कि फर्स्ट CNIC जो कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, सबसे पहले किसका वो जारी हुआ था, वो भी जुल्फकार अली भुट्टो का ही जारी हुआ था। उसके बाद देखिए एंटोनिम ऑफ स्क्रिमिश, उसका एंटोनिम क्या होता है, ट्रूस उसका एंटोनिम है। उसके बाद देखिए एंटोनिम ऑफ शैवी, शैवी का एंटोनिम क्या बनता है, एलिगेंट, शानदार बनता है जी। उसके बाद देखिए सिनोनिम ऑफ टेस्टन वो कौन सा बनता है, रिजर्व बनता है, बाकी रहना, महफूज करना, रेस्ट जिसे भी कहा जा सकता है, तो ये उसका सिनोनिम है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज सिनोनिम ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है कि कमी होता है, किल्लत होता है, तो उसका जो सिनोनिम बनता है वो शॉर्टेज उसका सही सिनोनिम है। उसके बाद एक कंप्यूटर प्रोग्राम शुड बी, उसको सीक्वेंशनल होना चाहिए, एक तरतीब के साथ होना चाहिए, एक हार्मनी के साथ होना चाहिए, सीक्वेंस के साथ इसको होना चाहिए। उसके बाद लोकल नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, नेपाल में उसका जो लोकल नेम है वो पूछा हुआ था, वो कौन सा है, सैगरमेटा का सही जवाब है। उसका देखिए द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन से हैं, वो बदरुद्दीन तबजी साहब हैं। अगला सवाल है कि लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस इज लोकेटेड इन, ये कहां पे वाक़ है, ये USA में वाक़ है। अगला सवाल हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज नियर टू द क्लियन विद विच गैलेक्सी, ये मिल्की गैलेक्सी से जो है ये नियर टू द क्लियन है, टकराने के बिल्कुल करीब है जी। अगला सवाल हमारे पास है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, इस पंजाब में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अप टिल नाउ वो कितने हैं, वो 41 हैं। उसके बाद विच प्रोविंस इज हाई चांसेस ऑफ इफेक्ट ऑफ द लैक बर्स्ट फ्लड, जिसमें वो कौन सा है, वो गिलगित बल्तिस्तान है, जिसमें सबसे ज़्यादा लैक बर्स्ट की जो फ्लड है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा वो उसका जो है इफेक्ट होता है। तो खतरात सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में ही होते हैं। फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स वो कौन से हैं, असगर खान उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडियम, फ्रेंच लीव, एडियम्स को कहा जाता है दीज आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ द लैंग्वेज। फ्रेंच लीव का मतलब है कि एक ऐसी छुट्टी जो बाकायदा किसी असूल ज़वाबित के तहत ना ली गई हो, एक लंबी छुट्टी जिसे कहा जा सकता है। तो मतलब एक लॉन्ग लीव विदाउट एनी परमिशन, के लॉन्ग लीव होती है विदाउट एनी परमिशन, किसी भी प्रायर परमिशन के बगैर, किसी भी लीगल परमिशन के बगैर। अल अज़हर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन कहाँ पे है, ये कैरो में है। और उसके बाद है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक स्टार्टेड ऑपरेशन इन विच ईयर, तो 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने काम करना शुरू किया था। और पाकिस्तान के अंदर भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कम्युनिकेशन के हवाले से, वर्क के हवाले से। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कब अपना जो फंक्शन स्टार्ट किया था, वो 1966 में स्टार्ट किया था। उसके बाद द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर वो कौन से हैं, फैसल मुमताज़ राठौर उसका सही जवाब है, जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं। अगला सवाल हमारे पास है रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, दैट इज मलाका स्ट्रेट कनेक्ट विद विच टू कंट्रीज, वो इंडोनेशिया और मलेशिया में है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहाँ पे है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसका रिसेंटली जो है काफ़ी इशू चल रहे हैं, वो कहाँ पे, ईरान के अंदर है। और रिसेंटली इजराइल और अमेरिका जो है उसके ऊपर काफ़ी जो है कन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, जबकि ईरान कहता है कि मैंने तो इसके ऊपर भी टोल टैक्स भी लगाना शुरू करना है। और यूँ अमेरिका, इजराइल और ईरान जो है उनके माबैन जो
अपना हरम्स है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। उसके बाद देखिए एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा इज नोन एज, उसको डेटाबेस कहा जाता है। और जो डेटा के ऊपर काम किया जाता है उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है, कि जो भी वर्किंग होती है डेटा के ऊपर उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको प्रोसेसिंग का नाम दिया जाता है। ये कंप्यूटर के हवाले से सवाल था। 1 MB इज इक्वल टू 1026 KB के ये बराबर होता है। तो ये कंप्यूटर के हवाले से सवाल था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज नेल्सन मैंडेला बिलोंग्स टू, इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था। उनके पहले ये सियाह फार्म सदर इलेक्ट होते हैं। उसके बाद एक रोहतास किला वॉज बिल्ट बाई, ये शेर शाह सूरी ने बिल्ड किया था, तामीर कराया था शेर शाह सूरी ने। फर्स्ट मुस्लिम एम्परर इन द सब कॉन्टिनेंट, अगर बरसगीर के हवाले से देखा जाए तो उसका सही जवाब कौन सा है, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सही जवाब है। इन जनवरी 2020 यूके लेफ्ट, यूरोपियन यूनियन ने लेफ्ट किया था, कॉमनली नेम्ड एज, उसका ब्रेक्सिट का नाम दिया गया था जी। उसके बाद है कि HIV जो ह्यूमन इम्यून वायरस होता है, अफेक्ट्स विच सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो टी सेल्स को अफेक्ट करते हैं। तो वायरस के हवाले से मोस्टली जो सवाल बनते हैं कि वायरस की जो स्टडी है उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। और वायरस किस पार्ट को इफेक्ट करता है, बेसिकली वायरस वो लिवर को अफेक्ट करता है, याद रखिएगा जी। तो इसमें जो जिगर है वो मुतासर होता है, जो वायरस होता है उसको मुतासर कर देता है, जिसमें HIV-B भी है, HIV-C भी है। HIV-C जो है सबसे खतरनाक होता है और जिसको काला जरखान भी कहा जाता है। तो यूं वायरस किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, वो लिवर को, जिगर को अफेक्ट करता है। तो ये साइंस के हवाले से सवाल था कि HIV अफेक्ट्स व्हिच सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो वो टी सेल्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद है अगला सवाल हमारे पास, दैट इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज वो कौन सी है, वो एंडीज है। उसके बाद यहाँ पे एनालॉगी का एक ऑप्शन था कि पेयरिंग फॉर्मेशन के हवाले से, कि एनालॉगी के हवाले से कि अगर रेन है तो डेफिनेटली फ्लड्स आते हैं, फायर है तो फिर क्या होता है, वो धुआं भी उठता है। उसके बाद है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु गॉट बटायर्न, उन्होंने शहादत कब हासिल की थी, जब वो नमाज फजर अदा कर रहे थे। उसके बाद अगला सवाल है कि इस्लामियात के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था कि हु इज़ द कंपेनियन बिटवीन हजरत उस्मान एंड द रिबेल्स, मौला अली करमल्लाहु वजहू उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हु कॉल्ड द फर्स्ट अजान, फर्स्ट अजान किसने दी थी, वो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दी थी, और जिनको मुअज्जिन रसूल भी कहा जाता है। उसके बाद है कि टर्म अल मुहसनात इन सूरह अन्निसा मीन्स, इसका मतलब है कि चेस्ट मैरिड वुमेन। उसके बाद अगला सवाल हमारे पास है, इन क्राक्रम एंड हिमालयन रीजन्स रेनिंग एंड सडन फ्लड्स आर द रीजन, बेसिकली ग्लेशियर लैक आउटब्रस्ट होता है, उस वजह से जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके आउटब्रस्ट फटने की वजह से बहुत ही ज़्यादा सैलाब आते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में जो सैलाब आने की बेसिक वजह यही होती है कि ग्लेशियर्स के ब्रस्ट होने में जो है वो कोई एक लम्हा भी नहीं लगता, और यूँ प्रेशर के साथ जब वो ब्रस्ट होता है तो काफ़ी ज़्यादा तबाही के साथ जो है सैलाब शुरू होता है। उसके बाद देखिए ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल वाज शेड्यूल्ड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसका जो फाइनल था वो पाकिस्तान में होना था, लेकिन कंडीशन ये थी कि अगर इंडिया जो है वो फाइनल में चला जाएगा तो डेफिनेटली किसी न्यूट्रल वेन्यू पर उसका फाइनल जो है वो मुनक़िद किया जाएगा। और हुआ यूं कि इंडिया ही फाइनल में पहुंच गया। तो यूं जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो कि 2025 के हवाले से पाकिस्तान में होना था, कदाफी स्टेडियम लाहौर में ये फाइनल होना था, लेकिन बाद में इसको न्यूट्रल वेन्यू, और जैसा कि इंडिया की जो हट दर्मी थी कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इसी वजह से ICC ने भी कहा था कि आप दुबई जो है वो वहाँ पर फाइनल खेल लें। तो एक्चुअल कहाँ पे ये मुनक़िद होना था, ये 2025 ICC का जो चैंपियंस ट्रॉफी जिसका फाइनल, ये पाकिस्तान लाहौर में ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये होना था। बेसिकली ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुनक़िद होना था, लेकिन शुमी किस्मत के इंडिया ने क्या किया था, फाइनल तक रसाई हासिल कर ली थी और इस वजह से उस फाइनल मैच को न्यूट्रल वेन्यू पर मुनक़िद करना पड़ा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वन बाई, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी, पहली दूसरी तीसरी लड़ाई, वो अहमद शाह दुरानी ने जीती थी। उसके बाद लॉक स्टॉक एंड बैरल मीन, जिसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटली होता है, मुकम्मल तौर पर।
उसके मतलब चेंज द वॉइस, जर्मन इज स्पोकन इन जर्मनी, स्पेन एंड इटली। तो पीपल स्पीक जर्मन इन जर्मनी, स्पेन एंड इटली। अब मॉडर्न इंग्लिश में बाई का इस्तेमाल खत्म ही कर दिया गया है। अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि जब तक बाई ना आए तो पैसे वैसे नहीं लगाए जा सकते, बल्कि मॉडर्न इंग्लिश में बाई को खत्म कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज इंटरेस्ट मी। तो अगर इसको पैसिव वॉइस के बारे में देखा जाए तो आई एम इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्ट के साथ अगर मैंने बाई लगा दिया तो ये गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ प्रेपोजिशन तो इन लगती है। आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेज इसका सही जवाब है। सेम इज द केस, ही वाज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अगर इसका एक्टिव देखा जाए, स्मोकिंग एडिक्ट्स हिम, स्मोकिंग एडिक्टेड हिम, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? स्मोकिंग एडिक्टेड हिम, स्मोकिंग एडिक्टेड हिम। तो इसका पैसिव वॉइस अगर देखा जाए तो ही was past definite है, he was addicted। अब अगर मैंने बाई लगा दिया ये गलत है, he was addicted to smoking होता है, याद रखिएगा। अगर मैंने बाई लगा दिया वो गलत है, क्योंकि एडिक्ट के साथ preposition to इस्तेमाल होती है, इंटरेस्ट के साथ इन इस्तेमाल होती है। उसके बाद है कि which term is used in the era of हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु for the collection of Quran into the one book। तो वो मुसहफ के दौर में याद रखिएगा कि विच टर्म इज यूज्ड, उस कौन सी टर्म इस्तेमाल की गई थी, वो मुसहफ टर्म इस्तेमाल की गई थी। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज व्हेन पाकिस्तान बिकम रिपब्लिक। जब रिपब्लिक की बात आई, जब जमहूरियत की बात आई, तो पाकिस्तान के कौन से आइन के तहत उसको रिपब्लिक बनाया गया था ऑफिशियली तौर पर? तो वो 1956 का आइन था। उसके बाद 1962 का आइन भी आया, फिर 1973 का आइन भी आया। लेकिन रिपब्लिक का वर्ड कब यूज किया गया? पाकिस्तान के आइन, जो पहला आइन पेश किया गया था 1956 में, उसका यह सही जवाब है। उसके बाद हाउ मच लॉसेस कॉज्ड बाय द फ्लड्स इन पाकिस्तान 2002। जो जुलाई अगस्त में तो जो सैलाब आए थे यूएस डॉलर्स के हवाले से, पाकिस्तान में 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का तकरीबन जो है वो नुकसान हुआ था। उसके बाद प्रपोजिशंस क्या है? अ मैन इज नोन बाय द चॉइसेस ही कीप्स इन हिज लाइफ। तो बाई उसका सही जवाब है। उसके बाद चेंज नरेशन के हवाले से था, टीचर सेड टू अस हेस्ट मेक्स वेस्ट। जो जल्दबाजी होती है वो नुकसानदेह होती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई भी टेंस चेंज नहीं होता। सो टीचर टोल्ड अस दैट हेस्ट मेक्स वेस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो यूनिवर्सल ट्रूथ के हवाले से कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ कौन कौन से हैं? जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे सनराइजेस इन द ईस्ट, सनसेट्स इन द वेस्ट, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। ये सारे के सारे प्रोवर्ब्स वो यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ पहले भी वही थे, अब भी वही हैं, आइंदा वही यही होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा। टीचर सेड टू अस, तो सेड टू की वजह क्या लगाते हैं? टोल्ड लगाते हैं। कॉमा खत्म करने के लिए दैट लगाते हैं। हेस्ट मेक्स वेस्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1927 कायद-ए-आज़म विद द 20 प्रोमिनेंट लीडर्स प्रपोज्ड अ पैक्ट टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए एक पैक्ट बनाया गया था, जिसको दिल्ली प्रपोजल का नाम दिया जाता है। शिमला डेलीगेशन, जो शिमला डेलीगेशन है, मेट विद विच वायसरॉय? लॉर्ड मेंट्रो को ये मिलता है। उसके बाद है आदम पीक लोकेटेड एट विच कंट्री? ये किस में? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कमीशन के इम्तिहानात में कि आदम पीक कहाँ पे वाक़ है? ये श्रीलंका में वाक़ है। कमीशन के इम्तिहानात के हवाले से ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है वो किसने बनाया था? अमीरुद्दीन कुदवाई ने बनाया था, याद रखिएगा, अमीरुद्दीन कुदवाई। और फिर पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसमें कितने स्टैंजा हैं? टोटल 3 स्टैंजा हैं। और कितनी लाइंस हैं? टोटल 15 लाइंस हैं पाकिस्तान का जो कौमी तराना है। द सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय सैयद अमीर अली इन कलकत्ता। कब बनाई गई थी? 1877 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। उसके बाद पीडा एक्ट स्टैंड्स फॉर बेसिकली पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। 2006 बनाया गया था, और फिर बाद में इसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी इंप्लीमेंट किया गया है कि अगर कोई भी पंजाब का सरकारी मुलाजिम किसी भी हवाले से वो इनएफिशिएंसी या मिसकंडक्ट का शिकार होता है तो उसके ऊपर पीडा एक्ट लागू किया जाएगा। सो पीडा एक्ट का एक एक्रोनिम पूछा हुआ था, इंग्लिश में इसको नाम देते हैं एक्रोनिम्स। सो पीडा बेसिकली क्या है? ये एक एक्रोनिम है। किसका एक्रोनिम है? पंजाब एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ये उसका एक्रोनिम या उसका मुखफ़फ़ है।
अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी फॉर। बेसिकली जो कार्डियो रेस्पिरेटरी होता है ये फिजिकल एंड्योरेंस के लिए होता है कि अगर लंग्स, हार्ट और ओवरऑल ऑक्सीजन सप्लाई को बेहतर करना है तो क्या करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद एक द मोस्ट विजिटेड बीच नियर कराची, वो कौन सी है, सबसे ज्यादा विजिट जो की जाती है सैरो सियाहत के हवाले से, वो कौन सी है, वो क्लिफ्टन बीच है। उसके बाद है कि रिको डिक जो चागी के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, फेमस किसके लिए है, ये कॉपर और गोल्ड के हवाले से सबसे ज्यादा जो है ये फेमस है, इसीलिए अक्सर का रिको डिक जो है मुआहदे भी किए जाते हैं। कौन सी उसमें धात सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो कॉपर और गोल्ड, सोने के जखायर बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद है कि वी विल डिस्कस ऑन दिस मैटर लेटर, हम इस मैटर को, मामले को बाद में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली लेटर क्या है, ये एक एडवर्ब है और एडवर्ब कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगर ये देखा जाए कि वी विल डिस्कस ऑन दिस मैटर आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज भाई 2 दिनों के बाद, और इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, या एट 2 PM, एट 3 PM। तो बेसिकली ये एडवर्ब ऑफ टाइम के हवाले से कि व्हेन, कब किया जाएगा। सो वी विल डिस्कस ऑन दिस मैटर, कब, लेटर, और सून, और वेरी अर्ली, और अर्ली इन द मॉर्निंग, और लेट इन द मॉर्निंग, 2 PM, 3 PM। ये बेसिकली एडवर्ब जो है वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है। इसका मतलब है कि कब, तो एडवर्ब ऑफ टाइम के हवाले से यहाँ पे सही जवाब था, लेकिन हमें पूछा हुआ था कि ये है क्या, बेसिकली ये एडवर्ब है। उसका द गवर्नमेंट might not address for this problem, उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज choose the correct idiom, we should not be running after the materialistic world and help each other। materialistic world का मतलब है कि मादियत परस्ती, मादी दुनिया के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसका जो करेक्ट जवाब है वो कौन सा है, वो रनिंग आफ्टर होता है। उसके बाद ये इंग्लिश के हवाले से, इडियम्स के हवाले से ये सवाल था। उसके बाद है चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। बेसिकली 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल जिसमें डेफिनेट द और दी भी से पढ़ते हैं जी, डेफिनेट, और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, याद रखिएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल वो आ और एन, 2 इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। सो चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। मदर आस्क्ड हिज सन टू स्टे अवे फ्रॉम द सनशाइन एंड टू बिकम, एंड टू कम अंडर द शेड। याद रखिएगा ये 2 तरह के आर्टिकल है, और यहां पे कौन सा आर्टिकल दुरुस्त था, दोनों में डेफिनेट आर्टिकल उसका सही जवाब था। उसके बाद चेंज द वॉइस, ही वाज अरेस्टेड ऑन फैब्रिकेटेड चार्जेस, एक गलत चार्जेस के ऊपर, फैब्रिकेटेड चार्जेस के ऊपर ही उसको अरेस्ट किया गया, ही वाज अरेस्टेड। तो पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन फैब्रिकेटेड चार्जेस, इसीलिए मैंने कहा कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लगाया नहीं जाता, लिहाजा ही वाज अरेस्टेड फॉर फैब्रिकेटेड चार्जेस। ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव सेंटेंस क्या बनेगा, अगर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग और वाज वर्ब आया हुआ है, इट मींस डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनेट होगा। याद रखिएगा जी, पास्ट इंडेफिनेट। द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन फैब्रिकेटेड चार्जेस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, लास्ट रूलर ऑफ अब्बासियास डायनेस्टी वो कौन सा है, अल मुस्तनम बिल्ला है। उसके माने कि थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा साहब हैं। और उसके बाद अगला सवाल है कि हु जॉइन नेटो इन 2026, नेटो किसने ज्वाइन किया था, वो नॉर्थ मैकेडोनिया ने ज्वाइन किया था 2020 में। उसके बाद एंटोरा इज ए न्यूज़ एजेंसी किसकी है, ये इंडोनेशिया की है। उसके बाद कि नेशनल गेम ऑफ द यूएसए, यूएसए की नेशनल गेम कौन सी है, बेसबॉल है। पाकिस्तान का नेशनल गेम हॉकी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे पास है, उर्दू के हवाले से यह सवाल था कि ऐसी नज़म जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे मुसद्दस कहा जाता है। और उसे, उसकी टिपिकल एग्जांपल मुसद्दस हाली और शिकवा जवाब शिकवा दोनों हैं। अल्लामा इकबाल की शुरा फाक नज़म, शिकवा जवाब शिकवा, शिकवा अलहदा नज़म है और जवाब शिकवा अलहदा नज़म है। शिकवा में जो अल्लाह ताला से शिकवा करते हुए कहते हैं कि रहमतें हैं तेरी अगजार के काशानों पर, बर गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। और
फिर इकबाल से फरमाते हैं कि दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और फिर इकबाल से अल्लाह ताला से शिकवा करते हुए बाज़ वक़्त कहते हैं कि अगर हम तू भी दिलदार नहीं है, तू भी जो है वफ़ादार नहीं है। और फिर जब इसका जवाब शिकवा वो देते हैं कि वो जो मुसलमान थे वो तो तुम्हारे आबा अजदाद थे, लेकिन तुम क्या हो, तुम तो तफरक़ों में बटे हुए हो। वो आबा अजदाद क्या थे कि जो आपस में इत्तेहाद की लड़ी में परोए हुए थे, लेकिन तुम क्या हो, आपस में लड़ते रहते हो हमेशा। तो अल्लामा इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा किस तर्ज में लिखा है, वो भी बेसिकली मुसद्दस के टर्म में लिखा है। मुखम्मस क्या होता है, जिसमें 5 मिसरे होते हैं। उसके माने के लफ्ज़ उर्दू ज़बान के मानी क्या हैं, उर्दू ज़बान के मानी लश्करी ज़बान के हैं। बेसिकली उर्दू का लफ्ज़ जो है ये बरसग़ीर पाक व हिंद में इसके टर्म देखे जाए तो उसकी हिस्ट्री के हवाले से, चूँकि बरसग़ीर पाक व हिंद में यहाँ मुग़ल भी है, यहाँ तुर्क भी है, यहाँ अरब भी है, यहाँ फ़ारसी बोलने वाले फ़ारस ईरान से भी लोग आए, तो उनका मिक्सचर था, मुख्तलिफ लश्कर है, इसीलिए इसको बाज़ वक़्त लश्करी ज़बान भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम रेख्ता भी है बाज़ वक़्त। उसके बाद है कि दम भरना का मतलब क्या है, किसी की अच्छाई बयान करना। उसके बाद औरतों ने कहा कि हम आती हैं, तो ये रोज़मर्रा के हवाले से, ग्रामर के हवाले से जो है यहाँ पर सही जवाब उसका क्या आती हैं। उसके बाद बाल जिब्रील का मतलब क्या है, जिब्रील का पर, और बाल जिब्रील भी अल्लामा इकबाल की लिखी हुई शुराफ़ा तसनीफ़ है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ भी उर्दू के हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे। अगला सवाल है कि रेख्ता इनमें से किसका पुराना नाम है। तो रेख्ता जो है उर्दू का पुराना नाम है। जो ऑप्शन दिए गए थे, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले दौर में कोई मीर भी था। गालिब ने मीर तकी मीर के हवाले से जो है ये तारीफ़ी कलमात लिखे थे। और मीर तकी मीर को खुदा सुखन, गज़ल का खुदा, शहनशाह गज़ल भी कहा जाता है। सिराने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। मुझको शायर ना कहो मीर के साहिब, मैंने कितने गम जमा किए तो दीवान किया। तो रेख्ता जो है उर्दू का पुराना नाम के हवाले से। उसके बाद कि छुपी हुई पोशीदा बात को इशारे से कहना क्या कहलाता है, किनारिया, जो किनाया कहलाया इसे कहते हैं। जैसे कह जाते हैं कि हमने ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए, तो ये जो है किनाया मतलब इशारों इशारों में बात करना। तो छुपी हुई पोशीदा बात को इशारे से क्या कहना क्या कहलाता है, ये किनाया कहलाता है। उसके माने के बयान में जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक ना हो, उसे मजाज मुरसल कहा जाता है। और जो तशबीह होती है वो हकीकी मानों में होती है, और जो इस्तारा होता है वो जो है हकीकी मानों में नहीं होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था कि वो मजाज मुरसल के हवाले से था। उसके माने कि मुर्दे अखड़ना अच्छी बात नहीं है, तो ये भी उर्दू के हवाले से, ज़रबुल अम्साल के हवाले से और मुहावरात के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था।